सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन है TRNR 13 कोड है। ध्यान से आप देखिएगा सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 कहता है 13 कोड है, ध्यान से देखेंगे। 1 नंबर सवाल बोला जा रहा है किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचे लंबित बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 88 है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। 88 R मतलब त्रिज्या, H मतलब हाइट। 2 पाई का मान 22/7 होता है। R मतलब त्रिज्या, त्रिज्या है यहाँ पर दिया है। त्रिज्या हमको निकालना है, व्यास निकालना है, तो R का मान निकालना है। और H की लंबाई कितनी है? 14। बस इसको हल करना है। 88 हो गया, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 2 बार में ये कट गया। इसको 7 बार में काट सकते हैं, ये 7 खत्म हो गया। R बराबर कितना निकल गया? 1। पूरा पूरी कट के 1 हो जाएगा। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है इसका व्यास क्या होगा। ये R मतलब ये त्रिज्या हो गया, तो व्यास कितना होगा? व्यास बराबर होता है 2R, तो 2R होता है, तो 2 गुना 1 बराबर 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये व्यास हो गया, आंसर हो गया। समझ गए? चलिए सवाल नंबर 2 आइएगा, 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है किसी अर्धगोलक कटोरा का त्रिज्या 3.5 है। अर्धगोलक कटोरा का त्रिज्या 3.5 है, तो इसके अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये कटोरा है, इसका त्रिज्या 3.5 है, तो इसके अंदर पानी कितना आएगा? जितना आयतन होगा उतना ही पानी होगा। तो इसलिए अर्धगोलक कटोरा का आयतन, तो फुल गोला का होता है 4/3 पाई क्यू, होता है अर्धगोलक क्या होता है 2/3 पाई क्यू हो जाएगा। तो 2/3 पाई का मान 22/7। आर का मान यहाँ 3.5 दिया है, तो 3.5 यहाँ लिखते हैं। 3.5 हो गया, R क्यू होगा, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। पॉइंट उड़ाइएगा 10 होगा, फिर 35/10 हम लिख सकते हैं। पॉइंट उड़ा के फिर 35/10 हो जाएगा। बस इसी का सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं किया। सॉल्यूशन करके आप हल करेंगे, जो भी आ जाएगा आंसर हो जाएगा। हल करेंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करना आपका काम है। अगला सवाल कहता है किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इसकी तीनों भुजाएं समान होगी। समबाहु त्रिभुज कब कहलाता है? जब तीनों भुजाएं समान होगा। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ऐसा नहीं लिख देंगे C नंबर A और B, तो कोई बोला तीनों कौन समान होगा? समान कौन होता है, लेकिन क्या मेन भुजा पर हमको चलना पड़ता है। तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइए। 4 नंबर सवाल होता है किसी वृत्त की त्रिज्या R है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई तो जानबे करते हैं, ये तो बोलने का चीज़ ही नहीं है, तो पता है आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, मिट्टी से बने शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, मिट्टी से बना हुआ 5 नंबर शंकु इस प्रकार से बनता है, बना रही है। शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 है, ये 24 डाल दिए। उसके बाद बोला जा रहा है तथा इसके आधार की त्रिज्या 6 है। आधार की त्रिज्या 6 हो गया, तो इससे एक गोला बनाएगा, मतलब क्या? इसको पिघलाकर गोला बना दिया जाए, गोल हो गया। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? रेडियस क्या होगा? मतलब कहने का मतलब इसका जितना आयतन होगा उसका उतना आयतन होगा। जब कोई भी चीज़ से दूसरा सामान बनाते हैं तो आयतन दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ शंकु का आयतन क्या जानते हैं? 1/3 पाई R²। R का मान क्या? 6 और H का मान 24। इसको बना लिए गोला, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R³ ये होता है। पाई तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हल करते हैं, 8 बार में इसको काट सकते हैं। 8 बार में कट गया, ये 2 बार में कट जाएगा। अब 2 बार में कटने के बाद यहाँ क्या? ये स्क्वायर है, 6 की स्क्वायर है, मतलब 6 गुना 6, और ये 2, और यहाँ से 3 आ गया, ये R³ हो जाएगा। बस इसको हल करना, हल करने के बाद R का मान जो होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, इधर भी R³ है, तो R बराबर क्या? 6 लिख सकते हैं। 3 इधर 6 हो गया, 3 इधर 6 है, जब R³ है जिसका मतलब R बराबर 6 हो जाएगा। मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 6 नंबर पूछता है tan θ 45 का मान क्या हो? tan 45 का मान आपको पता है कितना होगा? कमेंट बॉक्स में देंगे। tan 45 का मान कितना होगा, ये आंसर तैयार करेंगे। ये बनाने वाला चीज़ नहीं है, ये आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर बोलता है किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो तथा उसकी सभी भुजाएं बराबर। सभी भुजाएं जब बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हो गया तो ये रोम्बस कहला जाएगा, रोम्बस इसको कहेंगे। अगला सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 8 पर आइए। 8 नंबर सवाल बोलता है
एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4, 3 है। लंबाई हो गया 5 और चौड़ाई यहाँ पर आपका हो गया 4 और ऊंचाई कितना है 3। तो 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे के 4 दीवारी पर सफेदी, 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ये क्षेत्रफल हो गए। इस पर हमको लगाना है, कोई पेंट करवाना है, तो बस 2 इंटू लंबाई कितना हो गया 5, चौड़ाई कितना है 4 और ऊंचाई कितना 3। बस इसको 7.5 रुपया दर से हो, तो ये क्षेत्रफल निकल गया। क्षेत्रफल में जो रेट आता है सिर्फ रेट से गुना कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। आपको हल करने के लिए तो आ रहा है, हल करेंगे आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बस इसको सिर्फ हल करना है। हल करके आप बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है, हल करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि आपको शेष काम करना होता है, सारा काम हम ही कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल आएंगे, log m/n। ये सूत्र ही होता है सवाल नंबर 9। log m/n भागा रहेगा तो इसको लिख सकते हैं log m-n। बस ये भाग हो गया, भाग में माइनस होता है, माइनस कर लिए। किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री आंसर होगा। सवाल में 11 पर आइएगा, नाव और धारा से संबंधित सवाल है। सवाल में 11 को देखिए। 11 में बोलता है एक नाभिक धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब क्या होता है प्लस, अनुदिश ये सब जो पढ़े हैं तो उसको समझ में आ रहा होगा। धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, मतलब 5 मिनट में 1 किलोमीटर। ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 5 मिनट में 1 किलोमीटर, चाल बराबर क्या दूरी 1 किलोमीटर 5 मिनट में 5/60 करेंगे, क्योंकि किलोमीटर के साथ घंटा होता है, 12 बार में काटेंगे, 12 हो गया। उसका फिर आगे बोला जा रहा है तथा धारा के विपरीत, विपरीत मतलब माइनस हो गया, धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की गति से तैरता है, मतलब कि 6 किलोमीटर की गति से चलता है, इतने ही देर में 6 किलोमीटर गति से चलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चाल ही डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ चाल बनाना पड़ा। तो x - y बराबर 6 हो गया। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है कि धारा का वेग क्या है। धारा के वेग को y कहते हैं। y बराबर आपको जो पढ़ाएंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए, हाफ इंटू y का मान ज्ञात करने के लिए बस दोनों को घटाते हैं, 12 - 6, ये 6 हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ता है, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 पर आइए। 12 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, ध्यान दीजिए ना है। 12 नंबर सवाल बोला जा रहा है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शांत जल में एक नाव शांत रहता है तो इसमें कोई गति नहीं रहता है, तो x बराबर 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, x का मान हो गया। तथा धारा का वेग को y से डिनोट करते 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो नहीं पड़े थोड़ा तकलीफ होगा, टेंशन मत लेना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में समय क्या लगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है 68, अनुकूल, अनुकूल मतलब प्लस होता है, तो 13 + 4 ये 17, 17 चौके 68, 4 घंटा हो गया, आंसर हो गया 4 घंटा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत छोटा होता है लेकिन समझना पड़ता है, नहीं चैप्टर पढ़े थोड़ा दिक्कत होगा। बस देख लीजिए कि ऐसा होता है, जो नहीं कुछ पढ़े बस देखना ही कि ऐसा होता है। जिस दिन हम चैप्टर पढ़ाएंगे उस दिन इसको आप बकसिएगा नहीं, आप इस पर बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 बोला जा रहा है 13 पर आएंगे। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर 10 मिनट में चलता है, धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में धारा के विपरीत तथा 30 मिनट में तय करता है। ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। तो एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। तो यहाँ होना चाहिए धारा के साथ होना चाहिए। 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, ये 60 में हो गया, 10 मिनट में 10/60 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। धारा के विपरीत यहाँ कह रहा है, विपरीत मतलब माइनस, 30 मिनट में, यानी यही दूरी 30 मिनट में 30/60 हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा। अब आपको पूछा जा रहा है धारा का वेग, धारा का वेग मतलब y का मान निकालिए, हाफ इंटू बस 100 में 2 घटा 4 हो जाएगा, 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर हो गया। धारा का वेग y का मान आपका आंसर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक बार धारा के विपरीत जा रहे तो एक बार धारा के साथ चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल 14 पर आइए। 14 नंबर बोला जा रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल तय करने में तथा धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय से आधा समय लेता है। समय
समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी को p मान लेते हैं, एक बार जोड़ दिए, जाने और आने वाला सवाल में हम बताए हैं एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, हो गया। तो दुगना समय लेता है, यहाँ पर समय की बात बोलता है धारा के अनुकूल तय करने में तथा धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय से आधा समय लेता है। आधा समय मतलब 1/2। बस ध्यान देना, जो छोटा होगा उसको ज़्यादा दीजिएगा, जो बड़ा होगा उसको कम देना है। तो बड़ा ऐसे आपको दिखता होगा कि बड़ा ये है, प्लस वाला बड़ा होता है, लेकिन प्लस वाला छोटा होता है, क्योंकि स्पीड में जब चलेगा नाव तो उसको समय कम लगेगा, इसलिए समय कम ये होता है, ज़्यादा समय ये होता है माइनस वाला। इसलिए कम में ज़्यादा से गुना कीजिए और ज़्यादा में कम से गुना कीजिए। बस इसको हल्के पी भी खत्म, गुना कर लिए, 2x - 2y बराबर x + y। इसको इस तरफ लाइएगा तो x बराबर कितना हो गया 3y। तो x बटा y बराबर क्या लिखेंगे 3/1, मतलब x अनुपात y, अनुपात का मतलब होता है बटा 3:1। बस आंसर हो गया, उत्तर 3:1 आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है। जो दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, ध्यान दिए। दो समरूप त्रिभुज होता है, सवाल नंबर 15। दो समरूप त्रिभुज होता है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABC बटा त्रिभुज एरिया ऑफ DEP, कुछ कर लिए कोई मतलब नहीं, तो इसके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इस त्रिभुज का अनुपात जो होता है इसके भुजा के वर्ग। तो भुजा कितना है, भुजा आपका यहाँ पर दिया जा रहा है, तो दो त्रिभुज के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी भुजा के वर्ग, यानी भुजा 1 और भुजा 2 भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा आपको। बस यहाँ पर डालिएगा आप, तो भुजा यहाँ पर कितना है 4/9 है, 4/9 के स्क्वायर डाल लीजिए, यानी 16/81, मतलब 16:81। बस ये रिजल्ट बनेगा, ये आंसर हो 16:81। चलिए आगे बढ़िएगा। साइन स्क्वायर 0 और कॉस स्क्वायर 0, 1 हो जाएगा, आंसर 1 होगा। 1 लिखिएगा इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सवाल 17 पर आते हैं। 17 में यदि किसी पैंट का क्रय मूल्य 150 रुपया है तथा उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो पैंट का विक्रय मूल्य, यानी 150 रुपया में खरीदे, 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं, मतलब 120 सटा लिए। बस इसको हल कर लिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये हल करेंगे शायद 600 आ जाएगा, बस आंसर हो गया 600 उत्तर हो जाएगा। इसी को हल करेंगे कितना, अच्छा 180 है, सॉरी 180 आ जाएगा। 12×5 के सुनना बाकी 6, तो यहाँ पर 12×6 18, 180 आएगा। 180 ये गलती से लिखा गया, 180 होगा। हाँ 180 आंसर है, 180। समझ में आ गया। इसको बस हल करना है, हल करने के बाद जो भी आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 180 तो आया, लेकिन लाभ पर हम निकाल दिए। लाभ कहता तो 180 रुपये में बेचता, लेकिन हानि पर बेच रहा है, इन दोनों सीख लिए। लाभ बोला तो 20% हम 120 कर लिए तो 180 है, लेकिन हानि पूछा जा रहा है, तो मतलब 150 का 80 निकालना पड़ेगा। बस इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो हो जाएगा 15×8, बस उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हानि पूछा जा रहा है, लाभ नहीं पूछा जा रहा। हाँ लाभ कहता तो 180 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 18 में सवाल बोलता है एक वस्तु 20% लाभ पर 288 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 18 में बोलता है 20% लाभ 288 रुपया में बेचा गया। 20% लाभ को क्या कहते हैं, 20% लाभ को 120 कहते हैं, यानी 120 का वैल्यू ये है, तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य 100 पर होता है। ध्यान रखिए कि जिसका वैल्यू उससे भाग, जिसको पता करना उससे गुना। 20% लाभ पर बेचा गया 288 में, तो हमको क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य 100 पर होता है। 100 पर हल कीजिएगा, आंसर सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर क्या आ रहा है इसका। 19 पर आइएगा, 19 को समझिए। एक व्यक्ति ने 10 कुंटल जानवर का दाना 625 रुपया में खरीदा। 10 कुंटल जानवर का दाना 625 रुपया में खरीदा, मतलब 10 कुंटल का दाम 625 टका, तो 1 कुंटल के दाम के लिए 10 से डिवाइड होगा, यानी 1 कुंटल का दाम 62.5 रुपया होगा। खरीदा, उसके बाद कहता है 10% लाभ पर बेच दिया, तो 10% लाभ पर इसको सेलिंग कर दिया, यानी 62.5 को 10% लाभ मतलब 110 पर सेल कर लिया। तो हमको पूछा जा रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बस इसको हल करना है, हल कीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। एक व्यक्ति 11 चाकू 100 रुपया में खरीदा। कोई व्यक्ति है, ये आपका लाभ हानि का सवाल चल रहा है 20 नंबर।
एक व्यक्ति 11 चाकू 100 रुपया में खरीदा। हम बताएं कि एक तरफ रुपया और एक तरफ सामान। 11 चाकू है 100 रुपया में खरीदा। उसका बाद कहता है 10 चाकू 110 रुपया में बेच दिया। एक तरफ रुपया और एक तरफ सामान 120 रुपया में बेच दिया। रुपया के लाइन को गुना करते तो ये करेमूल आता है। आपको सिखाएं, रुपया के लाइन को गुना कीजिए करेमूल। तो 12 गुना 11, तो 12 गुना 11 हो जाएगा 1320। अब यहाँ सामान के लाइन को गुना कीजिएगा, ये विक्रय मूल्य होगा। ये सामान का लाइन है, मतलब 1000 रुपया विक्रय हो गए। तो हमको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसका लाभ है 11 चाकू 100 रुपया में खरीदा। 11 चाकू 100 रुपया में खरीदा, ठीक है। और 10 चाकू 110 रुपया में बेच दिया। 10 चाकू 110 है ना, 10 चाकू 110 रुपया में बेच दिया। तो 110 रुपया में बेच जाएगा, तो यहाँ पर ये 1210 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत को हल करना और कुछ नहीं करना, लाभ प्रतिशत बनाना है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें जो है उल्टा सेटिंग हो गया था। रुपया इस तरफ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर रुपया थोड़ा है, 100 रुपया यहाँ पर दिया जा रहा है, तो 100 रुपया उल्टा यहाँ सेटिंग कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें 100 रुपया में 11 चाकू हो गया। और यहाँ पर आगे बोला जा रहा है, यहाँ पर अगला है 10 चाकू 110 रुपया में। तो 10 चाकू यहाँ 110 रुपया में, रुपया के सामने रुपया, 10 चाकू हो गया। रुपया की लाइन को गुना कीजिएगा तो करेमूल, तो रुपया की लाइन ये है, करेमूल आपका 1000। और सामान की लाइन को गुना कीजिएगा तो यह विक्रय मूल्य होगा। तो सामान की लाइन कितना हो गया, 1100 हो गया। तो हमको लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 100। लाभ गुना 100 बटक करेमूल, करेमूल 1000 हो जाएगा। तो लाभ गुना 100 बटक करेमूल यहाँ पर हो गया। तो लाभ यहाँ पर कितना हो गया, तो लाभ यहाँ पर 1100 रुपया में बेचा, तो 1100 रुपया में बेच दिया। यहाँ पर 1100 हो गया, 100 लाभ हो गया। लाभ गुना 100 बटा करेमूल, 0 0 आपका खत्म हो जाएगा। और ये 0 खत्म हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। आंसर होगा 10%। 10% का लाभ होगा, इसको 10% काट लीजिएगा। 10% का लाभ, इसका डी आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा, यानी 4 होगा। 20 का 4 होगा, इसको ठीक कर लेना है, 20 का 4 होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 21 पर आइए। 21 नंबर सवाल बोलता है 350 रुपया में 350 रुपया का 2.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज बराबर क्या था, मूलधन। तो मूलधन, सवाल नंबर 21 है, मूलधन गुना समय, समय 2.5, मूलधन गुना समय 2 है, गुना दर 2.5% है। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बस इसको हल के लिए आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। कितने समय में 1250 रुपया अगर 6% वार्षिक दर से ब्याज 1400 होगा। तो ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया, 1250। मूलधन गुना समय, समय हमसे पूछता है, समय गुना दर बटा 100। बस इसको हल करेंगे तो ये समय आपका निकल जाएगा। इसी को हल करना, आंसर हो जाएगा। हिंट्स देते जाते आपको हल करना है, सभी में हिंट्स हम दे दिए, सभी को हल करना है। सवाल नंबर आएंगे 23 पर आइए, 23 को समझिए। सवाल नंबर 23 कहता है कितने समय में कितने रुपये मूलधन का 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 810 होगा। 810 होगा ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन हमको पूछा जा रहा है, मूलधन गुना समय, समय यहाँ 6 वर्ष है, गुना दर बटा 100। बस इसको हल कीजिएगा, आपका मूलधन निकल जाएगा। इसी को हल करना, आंसर हो जाएगा। सवाल में 24 पर आते हैं। 24 नंबर कहता है किसी कार्य को ए 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, ए और बी मिलकर, मिलकर मतलब गुना बटा जोड़ होता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, ए और बी मिलकर गुना बटा जोड़ होता है। इसको लिखेंगे 10 गुना 15 बटा 25। बस इसी को हल करना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। मिलकर जब भी रहेगा तो गुना बटा जोड़ होगा। सवाल आगे बोला जा रहा है कि राहुल किसी काम को 20 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 25 दिन में, दोनों मिलकर साथ शुरू किया और 5 दिनों तक कार्य करने के बाद श्याम बीमार हो गया तथा राहुल ने उसे अकेले कार्य किया, तो वह कितने दिन में शेष कार्य करेगा। देखिए ये सवाल हम बताए हुए, ध्यान दीजिए। राहुल किसी काम को 20 दिन में और श्याम इसी कार्य को 25 दिन में। लघुत्तम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आपका 100 हो गया। 100 हो गया, 20 पंचे 100, 2500 के 100 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कहता है कि दोनों मिलकर काम किया, मिलकर मतलब जोड़, यानी 9 रुपया रोज कमाता है। मिलकर काम किया, उसके बाद 5 दिनों तक काम करता है। 5 दिनों तक काम करता है, तो 5 दिनों काम करने के बाद यहाँ पर
यहाँ पर 5 दिन काम करते हैं, एक दिन में 9 रुपया, तो 5 दिन में 5 से गुना करेंगे 45 रुपया। ये 45 रुपया का काम कर लिया। उसके बाद कहता है इसके बाद श्याम बीमार हो गया तथा राहुल अकेले कार्य करता। टोटल 100 रुपया काम करना था, 45 रुपया हो गया तो 55 रुपया बचा है। तो कहता श्याम बीमार हो गया तो राहुल काम किया, तो राहुल एक दिन में 5 रुपया कमाता है, 55 रुपया कमाने में कितना समय लगेगा? 11। बस डिवाइड करना है, 11 दिन और लगेगा। आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल 26 पर आइए, 26। 26 नंबर सवाल यहां पर कह रहा है पाइप ABC एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ABC 6 घंटे में भर सकता है, यहां पर लिख दिए। 2 घंटे के बाद यदि C को बंद कर दिया जाए तो बाकी टंकी 7 घंटे में भरा जा सकता है। यानी 2 घंटा चला, तो 2 घंटा चला, 6 घंटा में यह भरता है। 1 घंटा में 1/6, 2 घंटा चला, यानी 1/3 भर गया। 1/3 भर गया तो शेष बचा कितना? तो शेष बच गया आपका 2/3। बटा भी करके हम बताए हुए हैं 2/3। शेष भाग को, इसको C को बंद कर देते हैं तो भरेगा कौन? C को यहाँ बंद कर दिया, C को बंद कर दिया तो भरेगा शेष भाग को A और B। तो A और B 7 घंटा में भरता है। तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा? 21/2। 7 या 21 21/2, यानी A और B को भरने में 21/2। तो हमको पूछता है C का मान निकालने के लिए A B को इसको में घटाना पड़ेगा। तो C का मान घटाने के लिए गुना बटा घटाव का प्रयोग करते हैं। 6 गुना 21/2 बटा यहाँ पर 21/2 माइनस 100। बस इसी को हल करना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। हल करेंगे, 6 गुना 21 होगा। अब ये 21 माइनस 12 बटा 2, 2 तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल खत्म हो जाएगा। इसको लिखेंगे 6 गुना 21। अब 12 8 9 हो जाएगा। 3 3 9, 3 दूना 6, 7 बार में काटेंगे, 7 दूना 14। यही उत्तर हो जाएगा 14। आंसर हो गया 14। अगला, श्रृंखला में इतना पहले और दूसरे अक्षर को बदल दिया जाए, ये तो बनना चाहिए। देखिए कहता क्या है, 27 पर आइएगा। 27 को 27। 27 नंबर सवाल यहां पर बोला जा रहा है 5981327438 पहले और दूसरे अक्षर को बदल दिया जाए। मतलब पहला और दूसरा ये दोनों बदलाएगा, पहला और दूसरा बदल दिया जाए। इसी प्रकार तीसरा और चौथा ये दोनों बदला जाएगा, और ये दोनों फिर बदला जाएगा, फिर ये दोनों बदला जाएगा, ये दोनों बदला जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि दाएं से 7वां अक्षर क्या है? तो दाएं से 7वां अक्षर क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां ये होना चाहिए। ये दोनों तो बदला जाएगा, तो बदला जाएगा तो क्या 8 होना चाहिए? उत्तर हो गया 8। ये दोनों बदला गया तो आंसर क्या होगा? 8 होगा। 27 का 8 हो जाएगा। यही आंसर हो गया 27 का 8। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले सवाल की ओर। ये सब बहुत आसान होता है। सवाल बोला जा रहा है कि ए को लिखते समय बी और बी को लिखते समय सी लिख दिया गया, और सी को लिखते समय डी लिखा दिया। इसी कुट भाषा में SMART, मतलब कि एक बढ़ा दिया। तो S का नंबर 19, 19 एक 20 होता है, 1 बढ़ा दिया T। M का नंबर ये 13, 13 एक 14, N हो जाएगा। यहाँ B हो गया। R का नंबर 18, 19, T का नंबर 20, 1 21, 21 हो जाएगा। TNBSU आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यही हो गया, उत्तर हो गया। 29 नंबर तो आप बना लीजिएगा, कई बार ये डायरेक्शन का सवाल आया हुआ है, सारे स्टूडेंट ये बना सकते हैं। 29 छोड़ते हैं। और 30 नंबर, एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के बीच में गुड्डू का ऊपर से 16वां और नीचे से 19वां छात्र प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये तो बहुत आसान चीज़ है, ये रैंकिंग टेस्ट का सवाल है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में गुड्डू ऊपर से 16वां और नीचे से यहाँ बोला जा रहा है कि 29वां। तो टोटल 9 15 5 बाकी 1 3 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, लेकिन एक कम होगा, 44 हो जाएगा। अब उसका बोला जा रहा है कि 6 छात्र प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। 6 छात्र भाग नहीं लिया, मतलब 50 स्टूडेंट टोटल था। यही आंसर पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट है, 50 हो गया। अगला बोला जा रहा है कि ट्रीटमेंट का शब्द डॉक्टर से, ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है, तो सपोर्ट कौन करेगा? कोच आंसर हो जाएगा। ये कोच आंसर हो गया। अगले सवाल 32 पर आते हैं। 32 को देखिए, 32। 32 नंबर सवाल यहां पर कहता है एक फोटो में, कोई फोटो है, एक फोटो में लड़की की फोटो है, लड़की का फोटो एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, रोहित को आर से डिनोट करते या रोहित लिख दो। रोहित ने कहा उसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं है।
रोहित बोला कि एक फ़ोटो की और इंगित करते हुए बोला कि इसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं, यानी कि बहन नहीं है ना ही बेटियां, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। पर उसकी माँ मतलब इसकी माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका बहन होगा, लेकिन कहता है कि मेरी बहन और बेटियां नहीं है। तब पूछता है कि फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है। फोटो वाले लड़की से रोहित का संबंध क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। यहाँ पर बहन हो जाएगा, बहन तो होना चाहिए इसमें। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बहन ही इसका आंसर होना चाहिए, बहन हो जाएगा, क्योंकि बेटी इसमें नहीं बोला जा रहा है, बहन भी नहीं है, इसमें बहन ही निकल रहा है। ये गड़बड़ सवाल है, बहन ही निकल रहा है, बहन ही होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 33 से हमारा सवाल बोलता है AEIOU में प्रत्येक को प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, फिर अगला 11 अभाज्य संख्या से निरूपित किया गया। तो पूछता है सभी का योगफल क्या, योगफल बता सकते हैं क्या योगफल होगा, जोड़ लीजिए। अगला सवाल है 34 से हमारा सवाल बोलता है AEIM, उसके बाद क्या होगा 1, 5, 9 और ये 13। देखिए 4 बारह, यहाँ से 4 बार गया, फिर 4 बारह, फिर 4 बारह, 13 4 17, 17वां लेटर क्यों हो जाएगा, क्यों आंसर हो गया। अगले सवाल बोलता है नीचे दिए गए अक्षरों में प्रत्येक क्रम को व्यवस्थित करते हुए मध्य अक्षर के ठीक बाईं और दाहिना अक्षर कौन होगा। मध्य में देखिए साल नीचे दिए गए अक्षरों को प्राकृतिक क्रम मतलब क्या, ABCD जैसे लिखा जाता है, कौन कौन पहले आ रहा है। तो पहले यहाँ देखिए कि सबको व्यवस्थित कर लीजिए आप। 35 CLMAQTS, इसको व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे पहले A आएगा, ये हो गया, उसके बाद क्या होगा C आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा L 12 है, M 13 है, ये 12, 13, 17, 20, 19। तो उसके बाद क्या, यहाँ पर C आ गया, C के बाद क्या L होगा, उसका M होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसका कौन होना चाहिए 17 होना चाहिए, Q हो जाएगा, फिर 19 S होगा, T होगा। सबको व्यवस्थित कर लिए। व्यवस्थित करने पर मध्य के, तो मध्य मतलब क्या, 3 इधर छोटा 3 इधर छोटा, मध्य ये हो गया। मध्य के ठीक बाएं और, मध्य के ठीक बाएं और ये हो गया, और बाएं और दाएं अक्षर कौन होगा, इसके बाएं के दाहिना अक्षर, बाएं और दाहिना अक्षर कौन होगा, इसके बाएं L हो गया, इसके दाहिना Q हो गया, LQ आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा LQ, ऑप्शन नंबर 1 LQ आंसर हो जाएगा, LQ आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। इलेक्ट्रिक इंजन जब ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है तो हवा की, इलेक्ट्रिक इंजन में ये आपका धुआं नहीं निकलता है, इसलिए नन ऑफ दिस आपका आंसर हो गया। अगले सवाल 37 पर आइएगा। 37 को देखिए, 37 नंबर देखिएगा ध्यान से। 37 नंबर कहता है यहाँ पर 1440 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करना है कि पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है। AB है, पहला भाग दूसरे भाग का 7/9 है, हो गया। टोटल कितना, टोटल ये 16। तो हमको पूछा जा रहा है कि छोटा भाग तो 7 है, ये 90 बार में कट जाएगा, 630 आंसर हो गया। ये उत्तर हो गया 630। सबसे 38 नंबर कहता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है। पहला 2/3 है, दूसरा 4/5 है, तीसरा 3/4 है और 5/6 है। छोटी भिन्न, छोटी ये देखना है। तो नीचे से गुना कीजिए, 5 गुना 10, 4 तिया 12, ये 10 आया, यहाँ पर 12 हो गई, ये 12 इसका मतलब ये 12 भी नहीं छोड़ दिए, छोटका का रखना है। नीचे से गुना करना, 4 दूना 8, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 8 आया 9 आया, तो ये बड़ा 9 वाला 12 है, तो नीचे से गुना करना, जहाँ 12 जाएगा वही 12 होगा। 6 दूना 12, 5 तिया 15, तो यहाँ पर 12 आया, यहाँ 15, सबसे छोटा 2/3 हो गया, आंसर हो 2/3। पिता पुत्र वाला 39 बना सकते हैं, 40 भी आपका आंसर हमको चाहिए, 41 भी, 42, 43, ये सब तो बना सकते हैं, ये सब आपके लिए है, ये सब बनाइए। और 45 से लेकर आपका 50 तक, ये सब तो याद करने वाला चीज़ है, इसको याद रखिए कैसे कैसे ये चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।